साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों 5 मई 2023 का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का। ये जजमेंट आपको नेट से मिल जाएगा या indianqanun.org पे जाके जजमेंट आप ले सकते हैं। साथियों इस केस में अधीनस्थ न्यायालय ने मुलजिमों को धारा 7(13)(1)(d) से बरी किया। उसके बाद स्टेट ने अपील करी और स्टेट हाई कोर्ट से भी जो है अपील को हार गया। तो साथियों महत्वपूर्ण मुद्दे क्या थे कि जिस पर अक्यूज को जो है एक्विटल मिला और क्या कारण रखे हाई कोर्ट ने इसको सुनने से मना कर दिया और अल्टीमेटली अपील को जो है डिसमिस कर दिया। तो साथियों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं टॉपिक को कंसेप्चुअली आपको जो है एनलाइटन करूँगा ताकि अगर आप ऐसे ही समस्या से गुजर रहे हैं तो कम से कम जो बातें बता रहा हूँ, जो लीगल थ्योरीज आपको स्पेसिफिक कर रहा हूँ, वो आप अपने फैक्ट्स पर अप्लाई करें और उसके अनुसरण में जो है वर्कआउट करें, तो निश्चित तौर पर हमें अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने जजमेंट लिखा है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, जो कि प्रोनाउंस किया है अमरावती बेंच ने। जजमेंट है 5 मई 2023 का। इसमें नटशेल में फैक्ट्स क्या थे, जिसके लिए मैंने वर्ड यूज़ करा है फैक्ट्स कैप्सूल। ये क्रिमिनल अपील जो है फाइल की गई स्टेट के द्वारा और स्टेट का कहना यह है कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने अक्यूज नंबर 1, 2 और 3 को धारा 7(13)(1)(d) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, इसके अलावा धारा 12 और धारा 15 के अपराध से गलत तरीके से बरी किया है और सब्सिक्वेंटली परिवादी के खिलाफ इस केस में एक्शन लिए जाने के ऑर्डर किए गए थे, जिसके लिए लॉ ऑफ परजुरी को आप पढ़ सकते हैं। साथियों यहाँ पर जब ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज पर्सन्स को बरी किया तो स्टेट जो है हाई कोर्ट गई और स्टेट ने कुछ तर्कों को रखा। इंपॉर्टेंट तर्क क्या थे कि अक्यूज नंबर 1 जो है पब्लिक सर्वेंट है, ये फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, और अक्यूज नंबर 2 और 3 ये जो है प्राइवेट पर्सन है। कंप्लेनेंट जो है अपनी लिवलीहुड अर्न कर रहा था बाय रनिंग द ट्रैक्टर, क्योंकि उसका लिवलीहुड अर्न नहीं हो पाया, वो ट्रैक्टर को मेंटेन नहीं कर पाया, तो उसने टैक्स एग्जम्पशंस के लिए अप्लाई किया। यहाँ पर MBI इंस्पेक्टर ने ट्रैक्टर का इंस्पेक्शन किया और उसने एक संबंधित रिपोर्ट जो है कंसर्न परिवादी को सौंपी। उसके पश्चात ये रिपोर्ट जो है AO1 जो अक्यूज नंबर 1 है उसे सौंपी गई और यहाँ पर परिवादी का कहना यह कि जब वह उससे मिला तो वहाँ पर टैक्स एग्जम्पशंस की फाइल को प्रोसेस करने के लिए उसने रिश्वत की जो है मांग करी। जब कंसर्न परिवादी ने यह कहा कि वह रिश्वत पे नहीं कर सकता तो वहाँ पर कंसर्न AO1 के द्वारा फाइल को प्रोसेस नहीं किया गया। अल्टीमेटली थक हार के कई बार जो है जब AO1 से परिवादी मिला तो AO1 ने साफ साफ ये कहा कि उसको रुपया देना पड़ेगा, अगर रुपया नहीं देगा तो उसकी फाइल भी आगे नहीं पड़ेगी। इस सिनेरियो में जब परिवादी का कहना यह है कि वो रिश्वत नहीं देना चाहता है, वो सीधा पहुंच गया ऑफिस ऑफ ACB। साथियों लगभग ऐसी स्टोरी आपकी होती है कि एक थ्योरी जो है सेटअप करता है प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट में, उसमें 3 चीज़ों पे जोर देते हैं कि आप जो है पब्लिक सर्वेंट हैं, आपके पास X काम जो है पेंडिंग है, उस काम को आप नहीं करना चाहते हैं और काम करने के एवज में आपने रिश्वत की मांग करी है, उक्त रिश्वत को परिवादी पे नहीं करना चाहता है। क्लियर है? और लगभग सभी केसों में यही स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलेगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो केस के मटेरियल फैक्ट्स हैं या तो छुपाता है परिवादी या ऐसी भी उसको वेरीफाई नहीं कर पाती है, दोनों को जल्दी होती है ट्रैप करने में और अक्यूज को पकड़ने में। तो साथियों यही आपके लिए क्रक्स पॉइंट बनता है जो कि यहाँ पर अक्यूज के लिए बना कि जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें मटेरियल फैक्ट्स को जो है कंसिडर किया गया। साथियों सबसे मजे की बात कि कंसर्न डिवाइस पे ने भी बिना किसी वेरिफिकेशन के जल्दबाजी में जो है मामला दर्ज किया और अल्टीमेटली परिवादी को हिदायत दी कि वो कंसर्न अक्यूज से मिले और उससे फाइल रिक्वेस्ट करने के लिए प्रोसेस करें और जैसे वो डिमांड को रिट्रीव करे उसे जो है अमाउंट दे दें और उसके बाद हम उसे ट्रैप कर लेंगे। साथियों इस सीक्वेंस में जो कंसर्न कंप्लेनेंट है ये अक्यूज के पास में गया और उसका कहना यह था कि अक्यूज नंबर 1 ने जब डिमांड करी तो उसके सिनेरियो में उसके कहने पर अक्यूज नंबर 2 के पास गया और अक्यूज नंबर 2 के इंस्ट्रक्शन में अक्यूज नंबर 3 को मनी जो है हैंडओवर किया गया। अक्यूज नंबर 3 को रंगया तो जो है पकड़ा गया और अल्टीमेटली ACB का मानना यह था कि ट्रैप जो है सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद जो है सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट जो है लिया गया और अल्टीमेटली इन्हें जो है चार्जशीट किया गया। साथियों इस केस में ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस को देखा और अल्टीमेटली अक्यूज पर्सन को बरी किया। अब हाई कोर्ट के सामने 4 प्रश्न थे। प्रश्न नंबर 1, वेदर द प्रोसिक्यूशन बिफोर द कोर्ट बिलो प्रूव्ड द पेंडेंसी ऑफ ऑफिशियल फेवर ऑफ कंप्लेनेंट बिफोर अक्यूज नंबर 1 प्रायर टू डेट ऑफ ट्रैप और ऑन द डेट ऑफ ट्रैप। पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि वेदर द प्रोसिक्यूशन प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट बिलो दैट अक्यूज नंबर 1 हैड डिमांडेड अ पर्टिकुलर अमाउंट एज अ ब्राइब। नंबर 3, वेदर प्रोसिक्यूशन प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट दैट अक्यूज नंबर 2 and 3 फैसिलिटेटेड एंड अबेटेड द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। और चौथी बात, ऐसा कोई ग्राउंड जिसमें इंटरफेयर करने की गुंजाइश दिखती हो। साथियों कोर्ट ने यहाँ पर जो है इंटरफेयर नहीं करा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात 3 ऐसे कारण थे जिससे केस जो है डैमेज हुआ। सबसे पहली बात, जो कंसर्न परिवादी है वो हॉस्टाइल हो गया
और कंस्टेंट काम जो है वो पेंडिंग नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि आप जो है फाइल प्रोसेस कर चुके होते हो और फाइल जो है पेंडिंग होती है हायर ऑफिसर्स के पास में, या तो साइनिंग के लिए या सैंक्शन के लिए। तो उस सिनेरियो में ये नहीं कह सकते कि काम जो है पेंडिंग था और आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव था डिमांड करने के लिए। और तीसरी बात है इंडिपेंडेंट कोरोबरेशन, कि अगर किसी मामले में कोई एविडेंसेस हैं और एविडेंस के बयान में जो है विरोधाभास है इन टर्म ऑफ डिमांड, एक्सेप्टेंस, रिकवरी ऑफ मनी और अदर सिनेरियो, तो उस सिनेरियो में जब तक पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट कोरोबरेशन नहीं होगा तो किसी भी रूप में अक्यूज को जो है दोषसिद्ध नहीं कर सकते। साथियों, हालांकि इस केस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का मुद्दा जो है डिस्कस नहीं होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जब भी प्रोसिक्यूशन जो है गिल्ट होल्ड करना चाहता है तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि अक्यूज ने जो है वॉलंटरी डिमांड किया, वॉलंटरी एक्सेप्ट किया या करवाया, और हर सूरत में अक्यूज की मंशा अपना ऑफिशियल पोजीशन मिसयूज करते हुए रिश्वत राशि को प्राप्त करने की थी। जब तक ये एलिमेंट प्रूव नहीं होते हैं किसी भी रूप में अक्यूज को जो है दोषसिद्ध नहीं कर सकते। तो साथियों, कुल मिला के ये तो थी बेसिक बात। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको सजा आती है ट्रायल कोर्ट से, अच्छी जिरह या बहस करने के बाद मामला जो है हाईकोर्ट जाता है, तो आप हाईकोर्ट से जो है बरी होते हो, कई बार सुप्रीम कोर्ट से बरी होते हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी आप फाइल को पढ़ो तो कुल मिला के आप इस बात को एश्योर करो कि हमने एक टाइमलाइन जो है तैयार करी है। नंबर 2, इवेंट्स जो है आप रेडी करो। और तीसरी बात, पेंडेंसी वर्क, मोटिव, कांस्टेंट डिमांड, कांस्टेंट कम्युनिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, 65B इंडियन एविडेंस एक्ट के पैरामीटर, इस पर जो है आपको जोर देना है। मैं आपको बार बार यही कहता हुआ आ रहा हूँ और कहता रहूँगा कि डिमांड जो है यहाँ तुरुप का एक का, अगर डिमांड को डैमेज कर दिया तो भले एक्सेप्टेंस हो भले रिकवरी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोटी मोटी बात आपको समझनी है, केवल और केवल डिमांड पर जिरह करनी है और खासकर 4 पॉइंट्स पे हमको वर्कआउट करना है। रिपोर्ट पे, दूसरी बात इंडिपेंडेंट कोरोबरेशन पे, तीसरी बात फर्दर एविडेंसेस पे, और चौथी बात कंक्लूजन्स पे। और चारों में अगर विरोधाभास है और ये मालूम पड़ता है ये तो रिपोर्ट जेन्युइन नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन अनफेयर है, तो डेफिनेट उसका फायदा अक्यूज को मिलेगा ही मिलेगा। तो करना क्या है, फाइल को लेके बैठो, फाइल को प्रॉपर्ली पढ़ो, उसको एनालिसिस करो, ब्रीफ बनाओ, रिसर्च बनाओ और नोट्स की लाइट में आके क्वेश्चंस तैयार करो और वर्कआउट करो। मेरे भाई, अपने को कैजुअल अप्रोच नहीं लेनी है। अगर अप्रोच कैजुअल होगी तो डेफिनेटली हमें जो है आपको भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिला के अलर्ट रहो, अवेयर रहो, निश्चित तौर पर अपन सफल हो जाएंगे। क्लियर है? तो कुल मिला के मेहनत करनी है अपने को, आज से घबराना नहीं है। सिर्फ मुझे आपका चाहिए रोज का आधा घंटा, अपन वर्कआउट भी करेंगे और जीतेंगे भी। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।